नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, हम लोग बिहार की चर्चा करते रहते हैं, आज भी बिहार की चर्चा करेंगे। हम लोगों ने माइक्रो एनालिसिस किया कि किन पार्टियों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया। हमने आरजेडी की चर्चा की, बीजेपी की चर्चा की, जेडीयू की चर्चा की, चिराग पासवान की चर्चा की। लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद जो सत्ता के केंद्र में आए हैं या चर्चा के केंद्र में आए हैं और सभी की निगाहें जिन पर जा टिकी है, वो नीतीश कुमार हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके पास कुछ तो बचा ही नहीं है और वे समाप्ति की ओर आगे बढ़ गए हैं। लेकिन आज हम चर्चा ये करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव 2024 में क्या खोया, क्या पाया, भविष्य क्या है, और तुलना हम 2020 के विधानसभा चुनाव से भी करेंगे। क्योंकि यदि हम स्ट्राइक रेट की बात करें तो बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहा। 17 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती और जेडीयू ने 16 सीटों में से 12 सीटें जीती। एक सीट हारने के बारे में वो कंफर्म थी कि किशनगंज हारेंगे, और लोग कह रहे हैं कि जहानाबाद की सीट भी नीतीश कुमार जानते हुए हार गए। यदि उन्होंने उम्मीदवार बदल दिया होता, नए प्रयोग किए होते, तो यह सीट 12 नहीं होती, 13 होती। कटिहार के बारे में भी लोग कह रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या खोया, क्या पाया? नीतीश कुमार क्या ईबीसी वोट बैंक को इंटैक्ट रख पाए, या फिर हम यह भी कहें कि जो उनका ओबीसी वोट बैंक था माइनस यादव, उनमें डेंट हो गया, वे कुर्मी कुशवाहा लवकुश के मालिक संपूर्ण रूप में नहीं रह पाए? और भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहते हैं। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, क्या खोया क्या पाया नीतीश कुमार ने, ये चर्चा जो है जी होने की बात जो है वो आपने बता दी कि उन्होंने 4 सीट खो दी, लोकसभा की 4 जी सीटें, 4 सीटें गंवा दी। उनके पास 16 सीटें थी जो अब 12 रह गई हैं। तो जी खोने बिल्कुल। का तो स्पष्ट दिख रहा है कि 4 सीटें खो दी, उन्होंने गंवा दी। हम्म। लेकिन 4 सीटों के होते हुए भी, 16 एमपी होते हुए भी जितना वजन उनका नहीं था दिल्ली में, उससे बिल्कुल। ज्यादा वजन उन्होंने पा लिया 12 एमपी से। और हम्म। ये बाय डिफॉल्ट हुआ है। बाय डिफॉल्ट जी बीजेपी को जो नुकसान हुए हैं देश के अलग अलग राज्यों में, उसका बिल्कुल। फायदा नीतीश कुमार को मिल गया कि 12 एमपी के होने पर उनकी ताकत ज्यादा हो गई जो 16 पर थी उससे। जी तो खोने का 4 सीटें, पाने का ये हुआ कि ज्यादा वेट गेन कर लिया उन्होंने 12 सीट पर। ये बिल्कुल। एक बहुत सरल तरीके से कहें तो। उसके बाद हम्म। पाने की बात कहें ज्ञानेश्वर जी, तो पता नहीं आपकी क्रिकेट में रुचि है कि नहीं, कल मैच हो रहा था भारत और अमेरिका का। जी। संयुक्त राज्य अमेरिका में ही अभी टी20 का वर्ल्ड कप चल रहा है और हम्म। अमेरिका के तरफ से एक नीतीश कुमार बैटिंग कर रहे थे। अच्छा, नीतीश आर अमेरिका की ओर से नीतीश कुमार। जी नीतीश आर कुमार मतलब नीतीश रौनक कुमार, एक वहां प्लेयर हैं जो इमिग्रेंट हैं, भारत से गए हैं वहां और वहां जी। कोई बड़ी नौकरी करते हैं। वो खेल रहे थे हम्म। अमेरिका की तरफ से और बड़ी अच्छी जी। बैटिंग कर रहे थे। तो हम्म। उस समय सोशल मीडिया का पूरा टाइमलाइन मेरे ट्विटर पर और उसमें इंस्टाग्राम में चारों तरफ ये भरा हुआ था कि ये हम्म। नीतीश कुमार फिर इंडिया को हरवा मत दे, ये नीतीश कुमार अच्छा। इंडिया को हरवा मत दे। वो अच्छी अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 23 बॉल पर 27 रन बना करके जब नीतीश कुमार आउट हुए तो बड़ी जी। रिलीफ की सांस ली। सबने ट्विटर पर लिखा कि नीतीश कुमार आउट हो गए। उसके हम्म। बाद बड़े बड़े मीम्स बन रहे थे कि नीतीश कुमार आउट हो गए। तो आप ये समझिए कि ये पाया है नीतीश कुमार ने पिछले 2-3 महीने 4 महीने में कि आज की जी। तारीख पूरे देश में अभी भी हम्म। किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो नीतीश कुमार है। और ये बिल्कुल। चर्चा उन्होंने पाया है। ये जो सोशल मीडिया में जो ट्रैक्शन है, उनका जो चैटर है, वो सब उनके इर्द गिर्द हो रहा है। सारी चीजें उनके ऊपर हो रही है। कल तो कई घंटे जी। तक वो ये चलता रहा और ऐसे भी हो रहा है। तो हम्म। नीतीश कुमार ने ये पाया है कि जरा सी बात पर, और दूसरा इसकी व्याख्या ये है, पॉलिटिकल व्याख्या, कि देखिए जो इकोसिस्टम है इंडिया ब्लॉक का, कांग्रेस और जो दूसरी उसके साथ की पार्टियां हैं, उनको कितनी जी। चिंता है नीतीश कुमार की कि हम्म। नीतीश कुमार कब आउट होंगे, नीतीश कुमार कब एनडीए को छोड़ेंगे, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। और जी। अगर वो नहीं छोड़ के गए होते इंडिया ब्लॉक को तो इंडिया ब्लॉक जीत जाता, एनडीए हार जाता। तो ये हाँ। गेम, वो एक नहीं, परसेप्शन वो गेम। तो अजीत जी लोग कह ही रहे हैं ना, अजीत जी लोग कह रहे हैं यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रह जाते तो जो 30 सीटें आज एनडीए को मिली है, शायद 35 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिलती।
और इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखता और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी दिखता यदि नीतीश कुमार फूलपुर चुनाव लड़ने चले जाते और शायद वे आज प्रधानमंत्री पद की रेस में होते, क्योंकि इंडिया की सीटें बढ़ी हुई होती और नरेंद्र मोदी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये तो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे और सबसे पहले से हम ही लोग नीतीश कुमार का क्या महत्व है पूरे इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो लोकसभा चुनाव का बन रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर नीतीश कुमार थे। और बिल्कुल। बीजेपी ने उसी दिन चुनाव जीत लिया जिस दिन उनको इंडिया ब्लॉक से तोड़ करके अपने साथ ले आए। उसी दिन ये इंश्योर कर लिया कि इंडिया ब्लॉक सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आए। तो वो नीतीश कुमार ने गेन किया है। ये धारणा के स्तर पर जो ये माना जा रहा था, जो आपने कहा पहले ही, कि नीतीश कुमार अब खत्म हो गए, वो उनकी ओबिचरी लिखी जाने लगी, उनका मृत्यु शिलालेख जो होता है वो लिखा जाने लगा कि अब जो है अब उनमें कुछ बचा नहीं है, कोई जान उनमें नहीं बची है। और जो लोग ठीक ठाक उनको समझ रहे थे उनके हिसाब से भी उनके पास 7-8% वोट है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह साबित किया कि आज भी अत्यंत पिछड़ा वोट उनके साथ है और महिलाओं का पूरा सद्भाव उसी तरह जो 2005 में था, उसी तरह का सद्भाव उनके प्रति आज भी है महिलाओं का। ये मतदान में दिखा। हमने रवि उपाध्याय जी ने कई बार व्याख्या की, संजय कुमार जी से जिस दिन हम लोगों ने व्याख्या की, विश्लेषण किया कितने सीटें हैं जिस पर महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 10% ज्यादा है, कहीं कहीं तो 13% ज्यादा है। और वो फायदा हुआ बीजेपी जेडीयू को, ये नीतीश कुमार की वजह से हुआ। तो पाने का ये है कि धारणा के स्तर पर नीतीश कुमार के बारे में जो एक धारणा थी वो बदल गई, आम आदमी के बीच में भी, जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके बीच में। और बीजेपी की नजर में अचानक नीतीश कुमार की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। 12 सीट होने के बावजूद, 4 सीट गंवाए हैं, इसके बावजूद उनकी अहमियत इतनी बढ़ गई कि अब बीजेपी की राजनीति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहार में बिना नीतीश कुमार के आप बीजेपी की राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे के चुनावों में, आगे की राजनीति में बिना नीतीश कुमार के जाएगी या कुछ करेगी। ये उन्होंने पाया। तो ये अपने आप में एक बड़ा गेन है। एक लग रहा था कि अब उनकी उम्र 73 साल हो गई, सेहत साथ नहीं दे रही है, इतने लंबे समय से वो सत्ता में बैठे हैं, तो मतदाताओं में भी एक ऊब है, थकान है उनको लेकर के, जो वोटर्स फैटिग की बात कहते हैं जो लोग, वो भी है। लोग ऊब गए अब चेहरा देखते देखते, उनकी सेहत भी ठीक नहीं है, पार्टी पर कंट्रोल नहीं है, पार्टी में इनडिसिप्लिन हो गया है, जिसको जो मन हो रहा है सो कर रहा है। और ये हो भी रहा था, जिसको जो, अगर पार्टी में इनडिसिप्लिन नहीं होता तो इस तरह की कई घटनाएं नहीं होती जो हुई, कि आपके मंत्री का बेटा दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, इस तरह की कई चीजें हुई हैं वहां। तो ये सब चीजें भी अब अपने आप कंट्रोल हो गई, पार्टी के भीतर अपने आप डिसिप्लिन बहाल हो गया। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई इधर उधर की बात करे। जो लोग दूसरी तरफ भविष्य देख रहे थे उनको भी लगने लगा कि अब भविष्य इधर ही सुरक्षित है। तो ये इधर का ही ज्यादा बेहतर है, इधर का कॉम्बिनेशन भी बेहतर है। जो अगर बीजेपी जेडीयू और एलजेपी अगर साथ रहते हैं तो जो परफॉर्मेंस लोकसभा में हुई है उस तरह का भी परफॉर्मेंस हो गया तो आराम से सरकार बना लेंगे, अगर उस परफॉर्मेंस में गिरावट नहीं आई तो। ये एक जो मतदाताओं की धारणा बदली है, बीजेपी के अंदर में नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ी है, पार्टी के अंदर जो लोग फ्री फॉर ऑल हो गया था, जो इनडिसिप्लिन हो गया था, वो इनडिसिप्लिन खत्म हुआ, एक डिसिप्लिन एक लेवल पर बहाल हुआ है। और मंत्रालय का जैसा भी मिला हो ललन सिंह को, उनकी ऑथोरिटी बन गई है कि वो एक बड़े नेता है। अगर नीतीश कुमार कोई डिसीजन लेने में नहीं ले पा रहे हैं तो उनके बिहाफ में ललन सिंह वो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैं इससे सहमत होता हूं कि ललन सिंह की ऑथोरिटी बनी है, और मैं इससे भी सहमत होता हूं कि नीतीश कुमार दिल्ली के केंद्र में हैं और आज चर्चा के विषय हैं। लेकिन एक बात तो माननी होगी ना कि जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हो रहा हुआ, नीतीश कुमार वो हासिल नहीं कर पाए जो उम्मीदें बिहार की थी। देखिए, मंत्री 2 ही बने और फिर मंत्रालय जो मिले वह मंत्रालय किसी काम के नहीं है जेडीयू के मंत्रियों को जो विभाग मिला है। तो नीतीश कुमार बिहार जीत कर भी दिल्ली में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। और हमने भी देखा था कि एनडीए की बैठक में वे किस तरीके से झुक गए थे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का पैर छूने को आगे बढ़ गए थे। तो क्या यह भी सोची समझी, क्योंकि उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि जो बिहार के अधूरे काम है, नीतीश कुमार ने बेहतर मंत्रालय लेने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया, चुप रहे, या इसके पीछे भी जो यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार बहुत महीन राजनीतिज्ञ हैं कि उन्होंने मंत्रालय से वास्ता नहीं रखा। वे बिहार के लिए जो चाहते हैं, विशेष राज्य की बात हो या स्पेशल पैकेज की बात हो, कि वे अभी मंत्रालय पर दबाव बनाना उचित नहीं समझे, आगे दबाव बनाएंगे।
देखिए ये हो सकता है, चूंकि पर्दे जी, राजनीति की तो कई परतें होती हैं, और ऊपर जी, से जो दिखाई देता है कई बार क्या अक्सर ही वो नहीं होता है असल में जो दिखाई देता है। जो दिखाई देता है बिल्कुल। असली चीजें उससे बिल्कुल अलग होती है। तो ये हुँ, हो सकता है कि नीतीश कुमार की नजर में, उनकी स्ट्रेटजी में ये चीज एक दिखाने की चीज हो, हाथी के दिखाने के दांत हो, कि 2 मंत्री बना दिए और उनको जो मंत्रालय आपको देना है वो दे दीजिए, असली जी, चीजें दूसरी हो। जो जी, जो जिसका एक विश्लेषण आपने किया था, और वो बहुत काफी हद तक सही विश्लेषण था, बिल्कुल बल्कि सही ही था, कि नीतीश कुमार इतनी बारीक राजनीति करते हैं कि बिल्कुल। अब अगर किसी बात पर वो नाराज होते हैं बीजेपी से, तो कोई उनको तो ब्लेम नहीं करेगा। हुँ, लोग तो ये कहेंगे, लोग तो वो वीडियो याद दिलाएंगे, उनका वो भाषण याद दिलाएंगे, जब उन्होंने कहा था कि जी, अरे हम तो चाहते हैं कि आप आज ही अभी ये शपथ ले लीजिए, आप काहे बिल्कुल। बार तक टाल रहे हैं, आप अभी ये शपथ ले लीजिए, अभी से ही काम करिए, बिहार जी, के जो अधूरे काम है वो कर डालिए, और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं। फिर जाकर के जी, उनके साथ झुक गए वो। तो अब हुँ, तो ये है ना कि नीतीश कुमार का समर्पण जो था वो संपूर्ण था, मतलब टोटल बिल्कुल। सरेंडर था, टोटल सरेंडर था, जी, जैसे ईश्वर के सामने जी, लोग करते हैं उस तरह का सरेंडर था। और इसके हुँ, बावजूद अगर केंद्र सरकार से, भाजपा की तरफ से कुछ नहीं मिलता है बिहार को, या उनकी पार्टी को, जेडीयू को, और तब वो नाराज होते हैं, तो कोई उनको ब्लेम नहीं करेगा। ये एक हुँ, अच्छा पहलू है जो आपने उसका विश्लेषण किया। इसके जी, साथ एक दूसरी चीजें हो सकती हैं, उनकी 2-3 दूसरी शर्तें हो सकती हैं मंत्रालयों की, मंत्रालय और मंत्रियों की संख्या के इतर। जैसे जी, उन्होंने, उनका उनका सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। बिल्कुल। ये संभव नहीं लग रहा है कि मिले बिहार को और आंध्र प्रदेश को, लेकिन इस बहाने कोई बड़ा पैकेज बिहार को मिल सकता है, और क्योंकि बड़े आंध्र पैकेज प्रदेश को मिलना है, आंध्र प्रदेश को मिलना है। मिलना ही है। आंध्र प्रदेश को बड़ा पैकेज मिलना है, वहां उसके पोलावरम जो उसका डैम का प्रोजेक्ट है उसके लिए भी मिलना है, और अमरावती में राजधानी बनाने के लिए भी मिलना है। जी, तो नीतीश कुमार भी इस तरह का प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि भाई शहरी विकास मंत्रालय को कहिए कि हमारे यहाँ भी एक शहर विकसित कर दे, एक सैटेलाइट सिटी डेवलप डेवलप कर दे पटना से अलग। जी, जो पटना की भीड़ है जो हटे, हमारे यहाँ जो एयरपोर्ट बनने हैं वो एयरपोर्ट्स बना दीजिए, उसका स्पेशल पैकेज दे दीजिए। एग्रीकल्चर के लिए हमको स्पेशल पैकेज दे दीजिए, हमको ग्रामीण बिल्कुल। विकास पैकेज दे दीजिए। हमारे यहाँ भी बांध की इतनी बड़ी समस्या है, बाढ़ की, पानी की समस्या, हमको उसी से निजात दिलाने के लिए आप पैकेज दे दीजिए। तो जी, विशेष पैकेज की बात हो सकती है, और उस पर नीतीश कुमार अड़ सकते हैं। यहाँ जो दिख रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है और खो जी, दिया, इस कोई संदेह नहीं है। हम लोगों ने भी इस पर चर्चा की थी कि नीतीश कुमार अगर असर्ट करते, पावर अपनी दिखाते, जो अथॉरिटी उनको दी है बिहार की जनता ने 12 ही सीट पर, उसके बदले में वो कम से कम 3 मंत्रालय और बड़े, एटलीस्ट द्वितीय द्वितीय श्रेणी के जो मंत्रालय होते हैं उसमें के मंत्रालय ले सकते थे। जी, लेकिन उन्होंने अब जानबूझ करके छोड़ा, या नहीं दिया गया, वो बातें अभी थोड़े दिन में जब एक एक करके परतें खुलेंगी तो सामने आएंगी। लेकिन विशेष पैकेज जरूर हो सकता है कि वो मिल जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज जो नीतीश कुमार के एकदम जीवन के लक्ष्य की तरह जो चीज है, वो जाति गणना जी, कराने की। तो पूरे क्या देश पता में। पूरे देश में, क्या पता नीतीश जी, कुमार के मन में हो कि पूरे देश में जाति गणना कराई जाए और उसका श्रेय उनको मिले। जैसे मंडल हुँ, मंडल की रिपोर्ट लागू करने का श्रेय वीपी सिंह को मिलता है, इसके लिए वीपी सिंह अमर जी, हो गए। मुख्यमंत्री, जी, प्रधानमंत्री भले वो 11 महीने ही रहे, लेकिन अमर हो गए। तो हुँ, उस तरह से नीतीश कुमार पूरे देश में अगर जाति गणना कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। वो समाजवादी और जो पिछड़ी जाति के योद्धा के तौर पर जिस रूप में कर्पूरी ठाकुर आज याद किए जाते हैं, उस तरह से आगे वो याद किए जाएंगे। नहीं, एक मैंने बड़ी आज ही देखा। हो सकती आज मैं सुबह इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, यूसीसी का मामला था। तो केसी त्यागी का कहना था कि देखिए, अब कोई भी मामला लाइए, लेकिन सर्वानुमति और सर्वसहमति आवश्यक हो। तो अब जेडी, वहाँ चाहे टीडीपी हो, चाहे जेडीएस हो या जेडीयू ने यह बातें कहनी शुरू कर दी है कि आप अपनी मर्जी से कुछ थोप नहीं सकते हैं। आपको कोई बड़ा फैसला लेने के पहले हमारी राय, क्योंकि हम सहयोगी हैं और सरकार में शामिल हैं, तो आपको राय लेनी होगी। बिल्कुल लेनी होगी। और ये बात केसी त्यागी ने पहले दिन कही थी, तो पहले जी, दिन तो उन्होंने जो बात कही, फिर उसको उन्होंने रिट्रैक्ट भी किया कि ये कहने का हुँ, मतलब नहीं था। जो अग्निवीर को लेकर के उन्होंने जी, कही थी, सेना में हुँ, भर्ती को लेकर के, उन्होंने कहा कि हमारी बात जो थी वो उसी लाइन पर थी जिस लाइन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते रहे। हुँ, देखिए, प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा ज्ञानेश्वर जी की सरकार बहुमत से बनती है और सर्वमत से चलती है। इसके जी, पहले तो कभी नहीं कहते थे, सर्वमत की कभी परवाह नहीं की जाती थी। आज अगर बिल्कुल। सर्वमत की परवाह की जा रही है, तो वो सिर्फ हुँ, इसलिए कि जेडीयू की 12 एमपी और टीडीपी के 16 एमपी की एक ताकत है, जिसके दम पर सरकार टिकी हुई है। सरकार हुँ, अस्थिर नहीं होगी, लेकिन जी, सरकार इनकी राय की अनदेखी भी नहीं कर सकती है। तभी जैसे हुँ, ही अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने कार्यभार संभाला और संभालते ही कहा कि यूसीसी हमारे एजेंडे में है, समान नागरिक जी, संहिता का एजेंडा हमने छोड़ा नहीं है। वैसे ही केसी त्यागी ने कहा कि ठीक है आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन
सबकी सहमति से उस पर आगे बढ़ना होगा। तो ये बिल्कुल। कई चीजें ऐसी होंगी, ये पाया है नीतीश कुमार, जो हम पहले कह रहे थे कि जो वजन बढ़ हुँ, गया है 12 ही सीट से, जी, पहले तो हुँ, 16 सीट थे, तब भी इस तरह के बयान देने की स्थिति में थोड़े थे, किसी को परवाह नहीं थी आपकी, क्योंकि जी, एनडीए की 350 सीटें थी, बीजेपी की अपनी 303 सीटें थी, तो किसी को परवाह नहीं थी कि आप क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। तो अब ये एक ताकत बढ़ी है। तो जी, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे उसमें जो दो बातें हमने कही, एक तो विशेष हुँ, पैकेज, दूसरा जाति गणना, और तीसरी पर आप उसको और बेटर ढंग से समझाएंगे, जो तीसरी मांग नीतीश कुमार की है, जल्दी चुनाव की, और जी, उस बिल्कुल। चुनाव में अपने लिए कुछ ज्यादा चीजें हासिल करने की, सीटों में बड़ा हुँ, भाई बनने की, एक ही सीट से हो, दो ही सीट से हो, बड़ा भाई बनने की, और अपने चेहरे पर चुनाव लड़ने की ये मांग हो नहीं, सकती है, जो आपने उन्होंने कहा छोड़ा ना, हो। देखिए देखिए और इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म हुआ, बिहार सरकार ने तमाम बहालियां निकालनी शुरू की। और मैं बीजेपी के कल एक दो बड़े नेताओं से बात कर रहा था, उनके मन में भय यह पैदा हो गया है कि यदि हम बहुत जल्दी चुनाव करा दें तो कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में आ जाए। बिल्कुल। देखिए, जेडीयू वाले डरते थे, जेडीयू वाले नंबर 3 हो गए 2020 में, लेकिन अब यह बात होने लगी कि भाई जेडीयू, उनके साथ महिला वोट की जो बात हो रही है, ईबीसी वोट इंटैक्ट होने की बात हो रही है, और जिस तरीके से मोदी का जादू थोड़ा कम हुआ है। हुँ? अयोध्या जैसी सीट आप हार जी, हार सकते हैं, फैजाबाद हार सकते हैं, तो बीजेपी के भीतर यह भय समा गया है कि भाई अब तो हम यह कह नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दें, हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार बेबस हैं, हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार लाचार हैं, हम नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार बीमार, हम तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से बढ़िया नेतृत्व कोई बिहार को दे ही नहीं सकता है। अब तो बीजेपी वालों की जुबान ही बदल गई है। हुँ? और नीतीश कुमार चाहते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव 2020 का 30 खत्म हो जाए और हम फिर से नंबर 1 या नंबर 2 बन जाएं, और जेडीयू चाहे 2029 तक या 2030 तक फिर से सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल। तो वही एक ये बात हो सकती है नीतीश कुमार के दिमाग में, इसीलिए उन्होंने मंत्री पद और मंत्रालय पर ध्यान नहीं दिया हो, और इसीलिए हो जी, सकता है कि ललन सिंह ने भी ध्यान नहीं दिया हो, उन्होंने जाकर के चुपचाप अपना वहां कार्यभार भी संभाल लिया, मीटिंग करते हुए भी तस्वीर आ गई उनकी, जो जी, अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने सहज भाव से स्वीकार कर लिया, क्योंकि हो सकता है कि उनके दिमाग में, ललन सिंह और नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात हो कि ये लक्ष्य नहीं है हमारा, दिल्ली में मंत्री जी, बनना बिल्कुल। लक्ष्य नहीं है हमारा, बिहार में फिर से सरकार बनाना, नीतीश कुमार का नेतृत्व और मजबूती से स्थापित करना, और जनता दल यू को तीसरे नंबर से एटलीस्ट दूसरे नंबर की या पहले नंबर की पार्टी बनाना। जी, तो जब ये गोल है, जब ये बड़ा लक्ष्य होगा, तो उसमें ऐसी छोटी छोटे जो वो चीजें हैं उनकी अनदेखी की जा सकती हैं, कि मंत्री पद कम मिले या मंत्रालय तीसरे दर्जे का मिल गया, इसकी अनदेखी की जा सकती है, और बड़े लक्ष्य पर नजर रखी जाए। तो बड़ा लक्ष्य क्या है कि समय से पहले चुनाव हो, और आप देखिए कि जी, आपने कहा ही उस दिन की आज भी अभी बता ही रहे कि किस तरह से भर्तियां निकलनी शुरू हुई अलग अलग मंत्रालयों बिल्कुल। की। रोजगार के मसले पर तेजस्वी यादव का जवाब देना है, वो बार जी, बार अभी विधानसभा चुनाव में भी वो निकलेंगे, तो रोजगार का बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि जब हम ही नीतीश कुमार के साथ आए, उप मुख्यमंत्री हुए, तब रोजगार मिला लोगों को, जी, नौकरियां मिली लोगों को। तो इसका काउंटर हो जाएगा अभी, अगर जैसे ही कुछ और नौकरियां दे दी अगले 2-3 महीने 4 महीने में, वैसे ही वो सारी चीजें निगेट हो जाएंगी, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि भाई हम तो नौकरी जी, कंटिन्यूटी में दे रहे हैं, पहले भी दे रहे थे, अब वो थे तब भी, अब नहीं है तब भी दे रहे हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, वो उनका जो ये एजेंडा है उनके हाथ से छिन जाएगा। और हुँ, विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को एक और एडवांटेज है, जो आपने कहा उसमें हम ऐड कर रहे हैं, कि मोदी का जी, जादू थोड़ा कम हुआ, नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत हुई, महिला वोट उनके साथ कंसोलिडेट हुआ, ईबीसी वोट उनके साथ जुड़ा। इसके साथ एक फैक्टर ये होगा, लोकसभा चुनाव में जो लॉकुस का वोट टूटा है, हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में वो न टूटे, क्योंकि अच्छा, विधानसभा चुनाव में लॉकुस, अभी लोकसभा में तो लॉकुस को लग रहा था कि हम अपना एमपी जिता दें, जितना ज्यादा से ज्यादा एमपी बिल्कुल। जिता सकते हैं, दिल्ली जाए, हुँ, प्रधानमंत्री तो जी, नरेंद्र मोदी को बनना था, और जी, मुख्यमंत्री भी तय है कि तेजस्वी को बनना है। हुँ, तो फिर लॉकुस उनकी तरफ क्यों जाएगा, आरजेडी की तरफ, जब उसको ये यकीन होगा कि जेडीयू बीजेपी में मुख्यमंत्री तो लॉकुस का ही बनेगा, चाहे बिल्कुल। नीतीश कुमार बने चाहे सम्राट चौधरी बने। हुँ, तो जब लॉकुस का मुख्यमंत्री बनना है, तो वो वोट विधानसभा लोकसभा में जैसे टूटा है, उस तरह से विधानसभा में नहीं टूटेगा। वो जहां कैंडिडेट होंगे वहां निश्चित रूप से आरजेडी के कैंडिडेट को भी वो वोट जाएगा, लेकिन जी, इन मास इन ब्लॉक जो है लॉकुस का वोट जेडीयू बीजेपी के साथ कंसोलिडेट करेगा विधानसभा चुनाव। तो अपने आप में ये एक बड़ी ताकत हो गई नीतीश कुमार के चेहरे की। तो और देखिए ना, और नीतीश कुमार की तीव्रता, हम ये कह रहे हैं कि ये चुनाव की ओर कैसे बढ़ना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में आपने देखा, कई लोकसभा क्षेत्रों में नोटा का वोट कितना बढ़ गया, और जब इसका माइक्रो एनालिसिस हो रहा है
तो नोटा वोट देने वाले अधिकांश शिक्षक वर्ग के लोग हैं। शिक्षकों का गुस्सा इस बार बिल्कुल फटा पड़ा था के पाठक को लेकर। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, नीतीश कुमार ने आसानी से, सहज तरीके से के पाठक से पिन छुड़ा लिया। और अब देखिए वहां एस सिद्धार्थ, जो नीतीश कुमार के सबसे बेहद करीबी आईएएस पदाधिकारी हैं, उन्हें अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी दी गई। अब फिर से सुनील कुमार, लगने लगा है शिक्षा विभाग में कि कोई मंत्री हैं। वे राज्यपाल के साथ बैठक कर रहे हैं। जो शिक्षकों की समस्याएं थी या स्कूलों में टाइमिंग को लेकर जो बवाल था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर भी बातें नहीं सुनी जा रही थी, या फिर विश्वविद्यालयों का खाता बंद कर दिया जा रहा था, लोगों को समय पर पैसे नहीं मिल रहे थे, इन तमाम समस्याओं से मैं अभी से थोड़ी देर पहले सुनील कुमार से बात कर रहा था। वे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते थे कि जो परेशानियां हैं, वाजिब परेशानियां हैं, उसे दूर किया जाए और शिक्षण, पढ़ाई पर पूरा ध्यान हो। जो पढ़ाई के लिए के पाठक ने किया है, शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूलों में पढ़ाई, उसे न छेड़ा जाए, लेकिन बाकी जो काम है जिसके कारण दुश्वारियां थी, उसे खत्म किया जाए। तो अब शिक्षक वर्ग को भी संतुष्ट, क्योंकि उनकी संख्या बड़ी होती है और एक शिक्षक स्वयं ही अपना वोट नहीं बिगाड़ते हैं, वे गांव में और टोलों और मोहल्लों में वोट बिगाड़ देते हैं। देखिए, तो ज्ञानेश्वर जी, इसका मतलब शिक्षकों का इतना कमिटमेंट तो नीतीश कुमार के साथ रहा कि हम आपको नहीं देंगे लेकिन हम आरजेडी को भी नहीं देंगे। ये कमिटमेंट तो उन्होंने दिखाया, ये उनकी प्रतिबद्धता थी या नीतीश कुमार के प्रति अपनी आस्था थी उनकी। और ये एक तरह का जो ये मानना था कि उन्होंने नौकरी दी है, रोजगार दिया है और इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए है। तो अगर उन्होंने नोटा को वोट दिया तो एक तरह से ये कृतज्ञता ज्ञापन ही हुआ कि हम आपके खिलाफ नहीं है। तो ये एक बड़ा वर्ग, अगर वो नाराजगी खत्म हो जाती है तो वो वर्ग नीतीश कुमार के साथ जुड़ेगा ही। वो तो उनके साथ जब जुड़ा हुआ है ही तो वो जुड़ेगा। उनकी नाराजगी कभी भी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, वो के पाठक के कामकाज के तरीके को लेकर के थी। लेकिन तरीका के पाठक का जो भी हो, उनकी मंशा, उनकी नीयत ये कभी भी खराब नहीं रही थी। उन्होंने वो बिहार में शिक्षा को सुधारने, हम लोगों ने एक बार चर्चा भी की थी, तो हमने कहा था कि जो आईसीयू के बेड पर पड़ा हुआ मरीज होता है, उसको बड़े ब्रूटल तरीके से आपको उसका शॉक थेरेपी करनी होती है, उसको 250 वाट और 300 वाट का शॉक देना होता है। तो वो दे दिया है उन्होंने। अब एक चीजें पटरी पर आ गई हैं, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो नए लोग आए हैं उनको निभाना होगा। और उस सेक्टर में भी नई नियुक्तियां करेंगे नीतीश कुमार, हेल्थ में और शिक्षा में। ये दोनों ऐसे सेक्टर हैं जिनमें सुधार अगर होता है तो उसका फायदा चौतरफा है। इलाज के लिए जो पलायन होता है, जो देखिए, फिर हम बार बार, तो कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि आप प्रशांत किशोर की बातें कई बार बहुत कहते हैं। कहा कि अगर वो सही बात कह रहे हैं तो उसको दोहराने में कोई दिक्कत नहीं है ज्ञानेश्वर। लेकिन उन्होंने कहा कि पलायन कई लेवल पर हो रहा है, बुद्धि का भी हो रहा है, शरीर का भी हो रहा है और पैसे का भी हो रहा है। तो इलाज की खाली हम थोड़े दिल्ली लोग आ रहे हैं बिहार के, तो पैसा लेके आते हैं ना। बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं तो पैसे का पलायन होता है। बच्चा तो गया पढ़ने, एक बड़ी पूंजी बिहार से निकल के जाती है बाहर, पढ़ाई पर खर्च होती है, इलाज पर खर्च होती है। वो पूंजी अगर 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 शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिहार में सुधर जाए तो अपने आप वहां एक पूंजी का जो एकत्रीकरण हो जाए, जो पूंजी बाहर जा रही है, जो पैसा बाहर जा रहा है, वो बिहार में ही रह जाए और उससे फिर दूसरे काम हो, वो लोग दूसरी चीजों पर खर्च करें। दिल्ली कोटा चला कौन रहा है? कोटा चला कौन रहा है? बिहारी ही तो चला रहे हैं। बिल्कुल, बिहार के लोग कोटा चला रहे हैं। दिल्ली में जिधर हम मुखर्जी नगर में रहते हैं, यहाँ के कोचिंग कौन चला रहा है? यहाँ के कोचिंग में कहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं? और ये जो जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हैं जिसमें 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए तक की फी है ज्ञानेश्वर जी, वो उसमें भी हम लोग यहाँ के बच्चे, बिहार के बच्चे बड़ी संख्या में आके पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोगों के यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की स्थिति सुधरती है और स्वास्थ्य की व्यवस्था अगर बेहतर कर दें तो फिर कई चीजें बिहार में सुधर जाएगी। तो इस पर नीतीश कुमार को, उसमें जो नियुक्तियां वो कर रहे हैं, अभी स्वास्थ्य विभाग की भी नियुक्ति निकली है और शिक्षा में उन्होंने नियुक्ति की है। तो अब जो नई चीजें, उनको जो नई ताकत हासिल हुई है इस बार के लोकसभा चुनाव से, जो उनको नई ताकत हासिल हुई है, वो भी एक हद तक आप समझिए कि वो भी काफी 2020 के चुनाव से, नवंबर से डिमोरलाइज ही फील कर रहे थे। बिल्कुल, उनको भी लग रहा था कि ये, तभी वो एक बार इधर से गए, उधर गए, फिर उधर से इधर आए। उनको वो बेचैनी में ये डिसीजन कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वो ह्यूमिलिएट हुए हैं। लेकिन एक बात और कही जाती है अजीत जी, एक बात और कही जाती है, जब हम लोग खोया पाया की बात कर रहे हैं, कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, सेहत है, कि अब बिहार में राजनीतिक शासन नहीं, प्रशासनिक शासन चल रहा है। और जो नीतीश कुमार के नवरत्न माने जाते थे, वे किस तरीके से बिखरे हैं, या उन नवरत्नों में कौन कौन से लोग जुड़े हैं, घटे हैं, इस बात की कि नीतीश कुमार राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक शासन चला रहे हैं। यह बात पहले भी कही जाती थी कि नीतीश कुमार की सरकार में ब्यूरोक्रेसी ज्यादा हावी होती है, लेकिन जो बात अभी आपने कही कि भाई पार्टी में कोई पकड़ किसी की नहीं रह गई थी,
और ललन सिंह जब मंत्री बने तो उनकी अथॉरिटी फिर से कायम होगी। तो अब यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के भीतर भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और जो तीसरी बात आपने कही कि कुशवाहा वोट बैंक जो दरका हुआ दिखाई पड़ रहा था, वह विधानसभा चुनाव में शायद न दरके, और इसकी वजह नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई, या फिर यूं कहें कि जेडीयू के भीतर संतोष कुशवाहा भी चुनाव हार गए, विधान परिषद का मामला हो या राज्यसभा का मामला हो, कुशवाहा की उपेक्षा हुई है, यह महसूस कुशवाहा के नेता जेडीयू के भीतर भी करते हैं। और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि जब राज्यसभा में जो एक रिक्ति मिलेगी मीसा भारती या विवेक ठाकुर, जो भी एक रिक्ति जेडीयू को मिलेगी, तो किसी न किसी कुशवाहा को सामंजन करना हो, क्योंकि कुशवाहा को लग रहा है कि हाँ, मेरी थोड़ी उपेक्षा जेडीयू के भीतर हो रही है। बिल्कुल, इसको ठीक करने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे। अभी समय है उनके पास, नीतीश कुमार के पास। और कई बार ऐसा होता है कि नेता अति आत्मविश्वास में होता है कि जब हम खुद ही हैं, जब लॉकस का समीकरण जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी से बना हुआ है, तो किसी और की क्या जरूरत है। लेकिन ये अति आत्मविश्वास ठीक नहीं है। मतलब इसमें कुछ चीजें आपको, चूंकि कास्ट का इक्वेशन किस तरह से काम करता है वो कई बार बड़े बड़े नेता नहीं समझ पाते हैं। कई बार कास्ट के लोग किस बात से नाराज हो जाएंगे, किस बात से उनका वो पलट जाएंगे। वो अभी कई जगह हम लोगों ने देखा, इसी लोकसभा चुनाव में किस बात से भूमिहार नाराज हो गए, किस बात से कुशवाहा नाराज हो गए, ब्राह्मण किस बात से नाराज हो गया, कोई समझ थोड़े पाया। लोग समझे तब तक नुकसान हो गया। तो अभी समय है इस बात को उनको समझना होगा कि देखिए, संतोष कुशवाहा हार गए हैं, जो 2 लोग कुशवाहा जीते हैं, उनको आप केंद्र में मंत्री बनाने की स्थिति में नहीं है कि आप सुनील महतो को या विजय लक्ष्मी देवी को बना दें। बीजेपी की तरफ कुशवाहा जीता ही नहीं है। तो वो एक चीज करनी होगी कि अभी जो राज्यसभा की 2 सीटें मिल रही हैं एनडीए को, एक बीजेपी को मिलेगी, एक जेडीयू को मिलेगी, तो एटलीस्ट एक कुशवाहा आप एडजस्ट करें। बिहार में किस तरह से समायोजित कर सकते हैं, इसको भी देखना होगा। अभी जैसे वहां आपने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की बात है, वो किस समाज से आप ले आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष तो आपके हैं, आपने बना रखा है। हाँ, तो उसको लेकर के उस किसी तरह से समायोजित करके कहीं से एक मैसेज देना होता है। कास्ट को एक मैसेज चलाना चाहिए है कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, आप उनका ध्यान दे रहे हैं। उस काम के लिए अभी समय है। अभी 2-3 महीने 4 महीने का जो भी समय है उसमें वो एडजस्ट कर लेना होगा। और सबसे उसमें बेहतर विकल्प उपेंद्र कुशवाहा है, और उनके प्रति जिस तरह का सद्भाव एनडीए की थी उस दिन दिखाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे भी एक संकेत मिलता है कि उनको कहीं एडजस्ट करने की कोशिश होगी। तो वो एक चीज है जो करनी होगी। आगे की पॉलिटिक्स की जब हम लोग बात करते हैं कि आगे कैसे राजनीति की दिशा क्या होगी, और नीतीश कुमार, बीजेपी और एलजेपी, ये तीन पार्टियों का जो गठबंधन है, और एक अच्छा बड़ा सामाजिक समीकरण जिसके बारे में हम कल भी कह रहे थे कि बड़ा सोशल बेस इस इक्वेशन का है, उस सोशल बेस को कैसे बनाए रखेंगे, इंटैक्ट कैसे रखेंगे। तेजस्वी यादव की देखिए दूसरी चिंता है, उनको अपने सोशल बेस में नई जाति जोड़नी है, तो उनको कुछ ज्यादा एफर्ट करने होंगे, उनके सामने ज्यादा चुनौती है। लेकिन बीजेपी, जेडीयू, लोजपा के सामने चुनौती नहीं है, कोई नया नहीं जोड़ना है उसमें सिर्फ अपना जो अभी 60% का बेस है उसको इंटैक्ट रखना है। उस आधार पर अगर 60%, जैसे ही चिराग पासवान साथ हो गए, चाचा भतीजा का रिश्ता ठीक हो गया, तो 2020 की स्थिति तो बननी नहीं है। 2020 की स्थिति तो यही है ना, यदि चिराग पासवान ने अलग खेला ना खेला होता तो कम से कम 65-70 सीटें तो जेडीयू को मिल ही रही थी। तो अब चिराग पासवान, हाँ, लेकिन चिराग पासवान कितनी सीटें मांगेंगे यह सवाल होगा। और जीतन राम मांझी भी, देखिए चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट, यदि 6ठी सीट उन्हें मिलती तो वो भी जीत लेते। नवादा ही सीट थी, नवादा में बीजेपी को जीत मिली ही मिली। तो चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा भी बड़ी महत्वाकांक्षा है। और फिर अब जी जी कुछ कह रहे थे। वो एक चुनौती होगी टिकट बंटवारे के समय, जब सीट बंटवारा शुरू होगा तो वो एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल है कि जेडीयू और बीजेपी 100 सीट से नीचे है, क्योंकि 100 सीट का फॉर्मूला बन चुका है। जो 2015 में आरजेडी के साथ लड़े थे नीतीश कुमार, तो 100 सीट लड़े थे, वो उससे नीचे तो जाएंगे नहीं बीजेपी के साथ भी रहते हुए। तो 100 सीट का फॉर्मूला अगर होता है तो सिर्फ 43 सीटें बचती हैं। और आपने उस दिन गिन के बताया कि 5 एमपी हैं, तो 5 छक्के 30 तो ऐसे हो गए, 30 सीटें। और अगर 36 सीट पर उनकी दावेदारी हमेशा है तो 36 सीटें तो वैसे मांगेंगे। जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी होंगी, और अगर कुशवाहा रहते हैं तो उनको भी सीट देनी होगी। तो 43 सीटों में एडजस्ट करना होगा इन 3 सहयोगी पार्टियों को।
और छोड़ना जी, बीजेपी अफोर्ड नहीं कर सकती है, जेडीयू भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। देखिए, एक को भी छोड़ने से आपको अगर आधा परसेंट 1% की वोट का भी नुकसान होता है, तो उससे बड़ा बिल्कुल। नुकसान परसेप्शन का होता है, धारणा के स्तर पर होता है कि आप साथ लेके नहीं चल रहे हैं, तो जी, कहीं तो दूसरी तरफ चले गए। जैसे अभी इसी बार देखिए कि मुकेश सहनी के आरजेडी के साथ चले जाने के का कितना बड़ा एडवांटेज आरजेडी को मिला। हर जगह जो बिल्कुल। आरजेडी लड़ती हुई दिखी है, उसके हुँ, पीछे ये कारण रहा कि मुकेश सहनी उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। अगर एक सीट लेकर हुँ, के भी मुकेश सहनी इस तरफ होते, तो फिर इस बार रिजल्ट 39 का हो जाता, फिर 39-1 का रिजल्ट हो जाता जी, अगर मुकेश सहनी उधर नहीं हुँ, गए होते, हुँ, या एक आध सीट और होता, जो भी होता, लेकिन लड़ाई लड़ते हुए आरजेडी नहीं दिखाई देती। तो ये बिल्कुल सही अफोर्ड बात। नहीं कर सकते हैं आपकी जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा में से कोई एक आदमी नाराज होकर के आपसे चला जाए विधानसभा चुनाव में। तो जी, सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती होगी। अभी जो हमने कहा कि अपना जो अलायंस है, जो सोशल बेस है, उसको इंटैक्ट रखना है, उसमें से कोई टूटना नहीं चाहिए, चाहे लौकुश हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे अत्यंत पिछड़ी जातियां हो, चाहे महादलित और दलित दोनों हो, पासवान और गैर पासवान दलित हो, सबको एक साथ रखना है। और बिल्कुल। उसके लिए जो चुनौती होगी वो ये होगी कि सीट का बंटवारा कैसे होगा, 243 सीटें कैसे बटेंगी, या ऐसे कहें कि 43 सीटें 3 पार्टियों में कैसे बटेंगी। इसका रास्ता बटेगी। निकाल लिया बीजेपी जेडीयू ने, तो उनकी लड़ाई आसान हो जाएगी। और जो पहले आपने शुरू में कहा कि बीजेपी के लोग जो सोच रहे हैं, जी, नीतीश कुमार ये निश्चित रूप से सोच रहे होंगे कि जितनी जल्दी चुनाव हो और जितनी जगह 43-45 सीट वाला टैग हमारे ऊपर से हटे, वो चाह रहे होंगे जरूर। तो उसके लिए वो कितना दबाव डालते हैं, कितना मजबूर करते हैं बीजेपी को जल्दी चुनाव के लिए, ये देखने की बात होगी। विशेष पैकेज तो जल्दी लेंगे, बिना विशेष विशेष पैकेज, पैकेज जल्दी। जी, विशेष पैकेज बिल्कुल। लिए चुनाव में नहीं जाएंगे। तो जी, विशेष पैकेज लेंगे और जाति गणना पर भी कोई ना कोई एक वादा लेंगे ज्ञानेश्वर जी, नीतीश कुमार। देखिए, अभी जनगणना होने वाली है, ये प्राथमिकता में होगी। ये पहली बार हो रहा है, 1881 से देश में जनगणना हो रही है, और हर 10 साल पर जनगणना होती थी। दो विश्व जी, युद्ध हुए तब भी जनगणना हुई थी, हुँ, लेकिन अभी जनगणना नहीं हुई है 2021 की। तो इस सरकार की का पहला काम है जनगणना कराना। उस जी। जनगणना में नीतीश कुमार सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को जुड़वाने के लिए कोशिश करेंगे। ये दो चीजें, वो विशेष पैकेज और जनजाति गणना पर कुछ एक वादा लेकर के और तब चुनाव में जाना चाहेंगे। अब देखिए इसमें कितना समय लगता है। चलिए, तो देखिए कितना समय लगता है। आज हमने आपको समझाने की कोशिश की अजीत द्विवेदी जी के साथ कि नीतीश कुमार ने क्या खोया और क्या पाया। और नीतीश कुमार ने यदि नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर किया, अच्छे मंत्रालय केंद्र में नहीं लिए, तो इसके पीछे क्या रणनीति है, वे क्या चाहते हैं और भविष्य क्या है नीतीश कुमार का। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।